एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका जो है हम लोग क्विक रिवीजन जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हिस्ट्री या एसएसटी के वीडियोस जो हैं वो आपके रिवीजन वीडियोस जो हैं चाहिए करके। तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पर आपको एक न एक दिन, हर या एक दिन के इंटरवल में आपको एसएसटी के वीडियोस जो है रिवीजन वीडियोस बोल सकते हैं, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस पर जो है आपको वीडियोस जो है मिलता रहे। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है यहाँ से आपको फाइनल एग्जाम में आने के क्वेश्चन चांसेस क्या कहें। देखिए, इसमें आपको मिल सकता है कि वाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, इसका रीज़न क्या है। इसके बाद जो दो ग्रुप्स बने थे जिसको अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस ग्रुप्स में कौन कौन से कंट्रीज जो है क्या थे, इन्वॉल्व थे। इसके बाद इसका एंड कैसे हुआ, आपको जो ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स हुआ था उसके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने बोला जा सकता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो बीच बीच में आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है करके। चलिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अ कंप्रेहेंसिव ओवरव्यू। अच्छा, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ओपी पटेल करके नाम से चैनल बना हुआ है। वहां पर जाकर जो आप क्या कर सकते हैं, इस पीपीटी या पीडीएफ को जो डाउनलोड भी जो है कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लोग चलते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो द एज द ग्रेट वॉर, जो पहला वर्ल्ड वॉर था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द ग्रेट वॉर भी जो है बोलते हैं। was a global conflict that listed from 1940 to 1918। ठीक है, ये कब चालू हुआ था, 1940 से चालू हुआ था और 1918 तक जो है क्या हुआ था, ये चला था। It was one of the deadliest war in the human history with over 9 million military and 7 million civilian casualties। मतलब 9 लाख जो है आप बोल सकते हैं 9 मिलियन। 9 मिलियन का मतलब होता है 90 लाख। ठीक है, सो 90 लाख जो है वो क्या हुए थे, मिलिट्री के लोग मारे गए थे, और लगभग लगभग जो है 70 लाख जो सिविलियन कैजुअलिटीज जो है हुई थी। टोटल मिला कर देखें तो लगभग 1 करोड़ और 60 लाख लोगों की जो है उस समय जो है क्या हुई थी, इसके कारण से जो है मौत जो है हुई थी। दिस कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू विल एक्सप्लोर द कॉज, की इवेंट्स, मेजर पार्टिसिपेंट्स इन लास्टिंग इंपैक्ट ऑफ द पिवोटल मूवमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या था। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्या है, कॉजेस ऑफ द वार, नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म एंड मिलिटरिज्म। अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट क्यों हुआ था, तो उसके पीछे अगर मेजर रीजन को हम लोग ढूंढें तो हमें वहां पर 3 रीजन देखने को जो है मिलता है। एक है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब यह होता है कि जैसे हम लोग इंडिया वाले मान लेते हैं कि हम लोग बोलेंगे कि हमारा इंडिया दुनिया में बेस्ट कंट्री है, चाइना बेकार है, पाकिस्तान बेकार है, जर्मनी बेकार है। तो अपने देश के लिए जो है अगर ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं अपने देश को लेकर तो वो कहलाता है आपका नेशनलिज्म। एक तरीके का नॉर्मल लेवल का नेशनलिज्म होना चाहिए कि हमारा देश अच्छा है और अपने देश से प्यार करना भी चाहिए। लेकिन जब एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो जाता है कि मेरा देश ही सुपीरियर है, मेरे देश के लोगों को भगवान ने स्पेशल बनाकर भेजा है, बाकी लोग जो है बेकार हैं, तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो होता है उस समय हुआ था जर्मनी और बहुत यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, जिसके कारण से जो है वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हुआ था। तो वन ऑफ द रीजन इज नेशनलिज्म। दूसरा है एम्पेरियलिज्म। एम्पेरियलिज्म का मतलब यह होता है कि देखिए, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अपने रेस पर जो है उनको ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से कि कॉन्फिडेंट था कि हमारा रेस जो है वो क्या है, हमारा एथिकल क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एशिया के लोगों से ज़्यादा अच्छा है करके। तो इस तरीके से एक तरीके से एम्पेरियलिज्म जो था वो क्या था, हावी हो गया था। और तीसरा है मिलिटरिज्म, कि दुनिया में कौन ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1850 के बाद से, तो उसके बाद दुनिया में एक तरीके से एक रेस छिड़ गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर, टेक्नोलॉजी किसके पास है। तो ये 2-3 मेन रीजन है जिसके कारण से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है क्या हुआ था, हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, पहला है नेशनलिज्म। राइजिंग nationalist sentiments in Europe led to increased competition and the tension between countries as they sought to assert their power and the dominance. This include demand for the self-determination and the conflicts over territories। वही कहा जा रहा है कि उस समय जो है यूरोप के लोग जो है पहले क्या थे, वहाँ भी लिटरेसी की प्रॉब्लम थी, लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजी के कारण वहाँ के लोग पढ़ने लगे, लोगों में जो है क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा जो है अगर हम लोग कहें तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेट होने लगे। ठीक है, और कुछ ऐसे लीडर्स भी वहाँ
पर आए जिन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, हमें अपने देश को क्या करना है, पूरी दुनिया में डोमिनेंस करवाना है। इस तरीके के जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो उस समय जो है क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस हुई थी, जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो है एक बोल सकते हैं रोड मैप जो है तैयार हुआ था। दूसरा है इंपेरियलिज्म। यूरोपियन पावर्स वर इंगेज्ड इन द रेस टू बिल्ड कॉलोनियल एम्पायर्स। उस समय ऐसा था कि कौन सा यूरोप का कंट्री कितना ज़्यादा कॉलोनी बना सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इंडिया है वो जो है एक तरीके से अगर हम लोग बोलें तो 1857 या उससे भी पहले से जो है हमारा इंडिया क्या था, ब्रिटेन का जो है कॉलोनी था। तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, उस समय के ये यूरोप के जो कंट्रीज थे ना, उनके बीच में एक तरीके से रेस छिड़ गया था कि कौन जो है अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में कौन अपने ज़्यादा कॉलोनी बना सकता है, मतलब दूसरे देश पर कौन ज़्यादा अपना कब्जा जो है कर सकता है। ये जो एक रेस है ना, इस रेस के कारण जो है कंट्रीज आपस में क्या होने लगे, कोलाइड होने लगे, उनके बीच में टेंशन बढ़ने लगा। कि जैसे इंडिया है, अब इंडिया में देखो ऐसा नहीं कि ब्रिटेन ने पहली बार ही आया पूरे इंडिया का कब्जा कर लिया, उस समय फ्रांस भी था, नीदरलैंड भी था, और क्या बोलते हैं और भी अलग अलग कंट्रीज थे जो इंडिया में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए आए थे, लेकिन उनके बीच में वॉर हुआ और अल्टीमेटली लास्ट में जो ब्रिटेन बचा और इंडिया जो है ब्रिटेन का कॉलोनी बन गया। तो इस तरीके से इंडोनेशिया, बाकी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में भी कंट्रीज के बीच में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक तरीके से क्या हो गया, कंपटीशन छिड़ गया था कि दुनिया में कौन किसके ज्यादा कॉलोनी है, कौन ज्यादा कॉलोनी जो है क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं, मिलिटरिज्म। अब अगला जो रीजन है वो है मिलिटरिज्म। द मेजर यूरोपियन पावर्स वर इंगेज्ड इन द आर्म्स रेस, रैपिडली बिल्डिंग देयर मिलिट्री फोर्स एंड स्टॉक पिकलिंग वेपन्स। दिस एस्केलेट टेंशन एंड मेड द कॉन्टिनेंट मोर सस्पाइटाइल टू वॉर। मतलब ये हुआ, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिएगा। ये हुआ उस समय के जो कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज ही थे। एक कंट्री जो है अगर कुछ मिलिट्री में कुछ बड़ा काम करता था तो दूसरा कंट्री को जो है क्या होता था, चिढ़ होता था। कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे फ्रांस है, फ्रांस ने क्या किया उस समय जो है कुछ एक नया वेपन बना लिया, ठीक है, कि कुछ वॉर में यूज होने वाले स्पेशल टाइप का वेपन बना लिया। अब इसको देखकर जो ब्रिटेन है, जो जर्मनी है, वो क्या होंगे, चिढ़ेंगे कि यार फ्रांस ने जो है क्या क्या अपने लिए जो है इस तरीके का वेपन बना लिया, अब हमारे पास वेपन नहीं है, तो अगर फ्यूचर में अगर वॉर होगा तो हम तो फ्रांस से हार जाएंगे। तो इस तरीके से नए नए जब उस समय वेपन बनते गए तो कंट्रीज जो है कंपटीशन छिड़ गया कि किसके पास ज़्यादा सुपीरियर पावर वाला जो है वेपन है करके। तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्रीज जो है अब मिलिट्री पर जो है क्या करने लगी, ज़्यादा फोकस करने लगी एज कंपेयर टू डेवलपमेंट। तो तीन रीजन है, एक तो नेशनलिज्म है, इंपेरियलिज्म है और मिलिटरिज्म है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे जो है क्या थे, ये बैकग्राउंड जो है तैयार कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें कि ऐसा क्या चीज हुआ जिसके बाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गया। अब इनके बीच में टेंशंस तो था नेशनलिज्म को लेकर, इंपेरियलिज्म को लेकर, मिलिटरिज्म को लेकर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था जिसके बाद जो है फ्रांस, जर्मनी, जापान ये सब आपस में वॉर करने लगे। तो एक ऐसा इवेंट होता है जो कि आपका इस पूरे वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करने का पीछे का सबसे बड़ा जो है क्या रहता है, रीजन रहता है। 28 जून 1914 को कुछ ऐसा चीज हो जाता है जिसके कारण से पूरी दुनिया वॉर में क्या होती है, जो है आपस में जो है क्या होती है, इंगेज हो जाती है। अब वो क्या है देखिए, सो ट्रिगरिंग इवेंट द असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। अब देखिए, The immediate trigger for the outbreak of the First World War was the assassination of Archduke Franz Ferdinand, the heir of the Austro-Hungarian throne। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि उस समय एक कंट्री था ऑस्ट्रो हंगरियन करके, या आप एक कंट्री मान लीजिए हंगरी करके, ठीक है, ऑस्ट्रिया। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रिया, तो एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के जो मतलब होने वाले जो राजा थे, मतलब राजकुमार बोल सकते हैं, वो जो है अपनी उस समय की पत्नी के साथ जो है क्या करते हैं, घूमने गए रहते हैं। मतलब आपको सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि वो राजकुमार जो है अपनी वाइफ के साथ जो है क्या करने गई रहती है, घूमने गई रहती हैं। तो वहीं पर क्या होता है कि सर्बिया का जो एक आदमी है, ठीक है, सारेजेवो,
ये आदमी इतना ज़्यादा नेशनलिस्ट हो जाया रहता है अपने सर्बियन कंट्रीज को लेकर, और ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार हैं इसको 28 जून 1914 को क्या करता है, इनको मार देता है। ठीक है, अब देखिए इवेंट क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के राजकुमार अपनी पत्नी के साथ जो है घूमने के लिए निकलते हैं। ठीक है, कहीं गए होंगे। ठीक है, तो उसी समय जो है सर्बिया का एक आदमी जो है, जो कि अपने ज़्यादा एक्सट्रीम नेशनलिस्ट को हो चुका था, वो आदमी इनको मार देता है। बस यही जो एक इवेंट होता है ये पूरी दुनिया में टेंशन क्रिएट कर देता है। अब देखिए, अगर किसी कंट्री के राजकुमार को कोई दूसरे कंट्री का कोई आदमी अगर मार देगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, अगर इनको पाकिस्तान का कोई भी एक आदमी मार देता है तो क्या भारत वाले शांत रहेंगे क्या? नहीं भाई, तुम किसी देश के सुप्रीम लीडर को मार दिए हो, अब पाकिस्तान की खैर नहीं। तो उसी तरीके से ऑस्ट्रिया का जो होने वाला राजकुमार था, उनकी पत्नी थी, उनको अगर एक आदमी मार दिया जो कि सर्बिया का था, तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में क्या दोस्ती रहेगी? नहीं, वो तो आप आपस में लड़ाई करने चालू हो जाएंगे। बस दो टीम बन गई, एक ऑस्ट्रिया की टीम और दूसरा जो है सर्बिया की टीम। अब ये दो टीम के बीच में जो है क्या होगा, अलग अलग कंट्रीज पीछे साइड से जो है आएंगे, बैक करेंगे और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे पाकिस्तान का अगर कोई एक आदमी नरेंद्र मोदी को मार देता है तो अब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होगा। तो एक टीम बनेगा इंडिया और दूसरा टीम कौन बनेगा? पाकिस्तान। ठीक है, अब इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। जैसे मान लेते हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान आ गया, यूएसए आ गया, यूके आ गया। उसी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए नॉर्थ कोरिया आ गया, चाइना आ गया, टर्की आ गया। तो यहाँ पर देखो एक टीम ये बन गई इंडिया की और दूसरा टीम जो है ये बन गई। तो उसी समय एक तरह ऑस्ट्रिया की एक टीम थी और दूसरा जो है सर्बिया की एक टीम थी। अब इसमें देखो लोग कैसे इंगेज होते जाएंगे। ठीक है, चलिए। की पार्टिसिपेंट्स द अलाइड पावर इन द सेंट्रल पावर्स, जो दो टीम की बात कर रहा था ना जो आपस में लड़ेंगे, उनके दो टीम के नाम थे। एक का नाम था द सेंट्रल पावर और एक का नाम था द, देखिए दो टीम थी, एक तो हमारे पास कौन सी टीम है, द अलाइड पावर, और दूसरी टीम है हमारे पास क्या, द सेंट्रल पावर। तो इस तरीके से दो टीम बनी थी। देखिए पहले टीम में कौन कौन है, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन बोल सकते हैं, उसके बाद फ्रांस, रशिया, इटली, जापान, और लास्ट में देखिए नाम है यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट का मतलब है अमेरिका। तो इसका नाम लास्ट में देने का पीछे का रीज़न क्या है अभी हम लोग समझेंगे थोड़ी देर बाद, कि ऐसा क्या चीज़ हुआ कि अमेरिका स्टार्टिंग में वॉर में नहीं था, वो बाद में 1917 मतलब 1917 में जो है क्या होता है, वॉर में जो है इंगेज होता है। उससे पहले वो वॉर में जो प्रेजेंट नहीं था। और जो दूसरी टीम थी उसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से जो सेंट्रल एशिया है, टर्की, ठीक है, ये कंट्री थी, और बुल्गारिया। ये दो टीम जो है रेडी थे, जो आपस में क्या करने वाले थे, आपस में जो है वॉर जो है करने वाले थे। चलिए देखते हैं मेजर बैटल्स एंड ऑफेंसिव ट्रेंच वारफेयर इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऐसा तो नहीं कि पहले ज़माने में जैसे होता था वैसी होगा कि एक टीम के सारे लोग एक तरफ होंगे, दूसरे टीम के सारे लोग दूसरी तरफ होंगे और ये दोनों आक्रमण बोल के लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। अलग अलग कंट्रीज़ का लोकेशन अलग अलग जगह पर है, तो अलग अलग जो वॉर हुए उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वॉर हुए थे। ठीक है, जैसे द बैटल ऑफ मॉर्ने। द बैटल ऑफ मॉर्ने में क्या हुआ था कि जो जर्मनी था, जो कि सेंट्रल अलाइज का पार्ट था, वो जो है क्या कर रहा था, फ्रांस को जो है हराना चाहता था। ठीक है, क्योंकि जर्मनी के पास में कौन है, फ्रांस। तो ये फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, उसको अपने कब्जे में करना चाहता था। देखिए किसी भी कंट्री के अगर आप कैपिटल को कब्जे में कर लेते हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंट्री आपने जीत लिया। तो जर्मनी बहुत एग्रेसिवली जो है क्या हो रहा था, फ्रांस को कैपिटल पेरिस को जो है कब्जा करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए चढ़ रहा था। तो इस समय क्या होता है, जो फ्रांस है और उसके जो अलाइड जो पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, जर्मनी के साथ जो है वॉर करते हैं। और जर्मनी के साथ जब वो वॉर करते हैं ना, तो वॉर में क्या होता है कि जो जर्मनी है वो क्या होता है, वो लूज कर जाता है। जर्मनी क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है फ्रांस और उसकी टीम ने उसको क्या करता है, हरा देता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, द बैटल ऑफ मार्ने कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से हुआ था द बैटल ऑफ वेडम, हुआ था द बैटल ऑफ सोमने। ये जो है बहुत फेमस वॉर हुए थे जिसके बारे में आपको यहां पर बताया गया है। चलिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका जो था वो स्टार्टिंग से जो है वॉर में जो है जुड़ा हुआ नहीं था। वो दूर से बैठकर क्या कर रहा था, तमाशा देख रहा था। ठीक है, तो अमेरिका ऐसे ही आज सुपर पावर बन के नहीं बैठा है। इतना दिमाग है, उसको मालूम है कि अगर मैं वॉर में इंगेज हो जाऊंगा तो मेरी तो खर्चा होगा ही, मेरे यहाँ के लोग भी मरेंगे।
तो वॉर होने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप फाइनेंशियली वीक तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपका कंट्री 10-20 साल जो है क्या होता है पीछे चले जाता है। तो अमेरिका बस दूर से बैठ कर तमाशा देख रहा था। उस समय लोगों को ये वेपन्स देता था, पैसा उधार में देता था। ऐसे ही अमेरिका जो है रईस नहीं बना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है बहुत सारा पैसा इन्होंने बांटा है, उधारी में दिया है, और उसी उधारी के पैसे से देखो आज अमेरिका सुपर पावर बन के बैठा हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका स्टार्टिंग से वॉर में नहीं था, तो इसी को यहाँ पर दिया हुआ है न्यूट्रलिटी। द यूनाइटेड स्टेट इनिशियली रिमेन्स न्यूट्रल इन द कॉन्फ्लिक्ट, फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज विद द बोथ अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स। वो दोनों टीम्स को क्या कर रहा था, दूर से बोलता था कि अरे तुमको कौन सा वेपन चाहिए मैं दूंगा, चाहे वो सेंट्रल अलाइड हो या सेंट्रल पावर्स हो। तो जिसको भी जो चीज़ चाहिए, चाहे पैसा चाहिए चाहे वेपन्स चाहिए, वो दोनों टीमों को क्या करता था, देता था। स्टार्टिंग में वो न्यूट्रल था, किसी भी टीम के साइड में जो है नहीं था। लेकिन 1917 में एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग ऑफ लुसितानिया। लुसितानिया क्या है, अमेरिका में जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि जहाज है एक। लुसितानिया जो है क्या है, एक सीप है। इस सीप पर क्या करते हैं, जर्मनी और जापान के जो लोग हैं वो अटैक कर देते हैं, जिसमें जो है कुछ अमेरिकन के जो लगभग 120 अमेरिका के जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो अब ये घटना जो होती है वो वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट में जो है सबसे बड़ी इवेंट जो है होती है। The sinking of the Lusitania, a passenger ship by a German U-boat in 1915 outraged the American public। ये 1915 नहीं होगा, ये 1917 होगा। तो जर्मनी का एक यू बोट है, वो क्या करता है, अमेरिका का जो एक पैसेंजर शिप है, पैसेंजर शिप का मतलब ये होता है जैसे आपने ट्रेन के बारे में सुना होगा, मालगाड़ी सुना होगा, पैसेंजर ट्रेन सुना होगा। तो एक जहाज था लुसितानिया जो कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता था। अब मान लीजिए इसमें आदमी की जगह बम गोला बारूद होता और जर्मनी इस शिप को डुबाता, तब कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये क्या था, एक पैसेंजर शिप था जिसको जर्मनी के जो नेवी है वो या जर्मनी की जो आर्मी है वो क्या करती है, इसको डुबो देती है, जिसमें लगभग 120 या 128 अमेरिकी लोगों की जान चली जाती है, प्लस 2000 और मतलब टोटल 2000 लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। अब अमेरिका का ईगो जो है क्या होता है, वो बढ़ जाता है कि हम लोग तो दोनों टीम को सपोर्ट कर रहे थे, जिसको पैसा चाहिए था पैसा दे रहे थे, जिसको वेपन्स चाहिए था वेपन्स दे रहे थे, लेकिन तुमने तो हमारे ही लोगों को मार दिया। इसके कारण से जो है अब अमेरिका क्या होता है, वॉर में जो है इंगेज हो जाता है। द यूनाइटेड स्टेट इवेंचुअली इंटर्ड इन द वॉर 1917, tipping the balance in the favor of the allied power and the contributing to the eventually victory। अब जब ये 1917 में पार्टिसिपेट करते हैं और ये तब तक ये वॉर में लगते हैं जब तक इनको जो है इतनी टीम जो है जीत नहीं जाती है। ठीक है, अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ वॉर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। अब वॉर जब भी कोई चीज होता है तो कुछ लोग हारते हैं, कुछ लोग जीतते हैं, किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो अब देखिए जब वॉर हुआ तो क्या हुआ। The war led to collapse of the Austro-Hungarian, German, Russian and the Ottoman Empire, paving the way of the rise of the new nation state and the League of Nations। अब देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हारने वाली जो टीम थी, जो सेंट्रल पावर्स की जो टीम थी, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और बुल्गारिया था, ये सारे के पावर्स जो होते हैं क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इनके ज़मीनों को क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। और उस समय एक ग्रुप बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो विनर कंट्रीज होती हैं ना, वो ये आपस में बातचीत करती हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो दुनिया में हो गया, अब ऐसा वर्ल्ड वॉर हम दोबारा नहीं होने देंगे। इसके लिए जो है एक ग्रुप बनता है जिसको कहा जाता है लीग ऑफ नेशन, जो कि बेसिकली विनर कंट्रीज या विनर टीम का जो है क्या था, एक ग्रुप था, आप ऐसा मान सकते हैं। अगला है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। The war caused massive destruction in the disruptive to the global economy, leading to widespread economic hardship, inflation and the decline of the gold standards। अब इसके कारण से महंगाई बढ़ गई भाई। अब वॉर होगा तो लोग एक दूसरे के जो खाने के जो सामान है, जो गोडाउन है, उनको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, जिसके कारण से खाने पीने की कमी, कपड़े की कमी, सामानों की कमी होगा, जिसके कारण से महंगाई जो है पूरी दुनिया में क्या हो गई थी, उस समय बढ़ गई थी। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ था, द वॉर हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी, लीडिंग टू द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, द राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड द ट्रॉमा टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉस्ट जनरेशन। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने सबसे ज्यादा जो बेनिफिट अगर पहुंचाया, अगर हम लोग ये बोल सकते हैं, तो वो था किसको, फीमेल को। क्योंकि जितने भी कंट्रीज के जो मेल थे वो तो वॉर करने के लिए चले जाते थे, तो घरों में रहकर बड़े का, बच्चों का, बूढ़ों का देख रेख करने के लिए घर में कौन बची, फीमेल्स बची।
तो फीमेल्स को जो है घर से बाहर निकलकर काम करने का मौका मिला, क्योंकि घर के जितने भी मेल्स थे वो वॉर में चले गए, तो घर के लोगों का पेट कौन भरेगा, वहां की फीमेल भरेगी। तो महिलाएं फैक्ट्री में जाकर काम करने लगी, उनको मार्केट में जो है और अलग अलग जॉब्स, अलग अलग पोजीशंस पे जाने का जो है इनको मौका मिला। तो वर्ल्ड वॉर का जो है सोशल इंपैक्ट ये हुआ कि फीमेल्स का जो पोजीशन है वो क्या हुआ, बढ़ा। अब देखिए वॉर का एंड कैसे होगा, तो वॉर का एंड होगा द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स एक प्लेस है जहां पर जीते हुए कंट्रीज और हारे हुए कंट्रीज आपस में बैठकर क्या करते हैं, वहां पर कन्वर्सेशन करते हैं, और जीते हुए कंट्रीज के जो लोग हैं वो हारे हुए कंट्रीज पर जो है बहुत ज्यादा जो है क्या करते हैं, एक तो उनसे पैसा लूटते हैं, इसके अलावा उनके जमीनों को क्या करते हैं, ये लूट लेते हैं। और यही जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है ना, ये आगे चलकर जो है क्या होता है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है क्या बनता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है ये मतलब बोल सकते हैं कि एक रीजन या उसका जो है एक सीड बनता है, ठीक है, मतलब एक उसका बीज बनता है। तो आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कुछ 12 से 15 पॉइंट्स मिलेंगे। ये 15 पॉइंट्स क्या क्या हैं आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको फाइनल एग्जाम में ट्रीटी ऑफ वर्साइल से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गया। अब देखिए लास्ट देखते हैं, लास्टिंग लेगेसी इन द लेसन लर्न फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आपने क्या लेसन लिया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या करोगे, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले जो है यूरोप के जो कंट्रीज थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, पूरी दुनिया में इनका कब्जा था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो होता है वो दुनिया का सुपर पावर बन के जो है क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीती हुई कंट्रीज जो थी उनके पास नई टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे, जिसके कारण से वो क्या करने लगे, हारे हुए कंट्रीज को, ऑस्ट्रिया को, जर्मनी को क्या कर बड़ा आसानी से हरा दिए। तो अब इसके बाद हारे हुए कंट्रीज में भी क्या हुआ कि हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए करके टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स हुआ, उसमें बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा और एडवांसमेंट जो है होने लगा। अब लास्ट है लेसन फॉर फ्यूचर। The devastating consequences of the war have become in the cautionary let highlight importance of the international cooperation, conflict resolution and the avoidance of the such devastating conflict in the future। अब यहाँ से हमको ये समझ में आया कि पूरी दुनिया में अगर कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है तो उसको ऐसा नहीं कि उसको सीधा वॉर में हमें क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। ऐसा कोई कंट्री या ऐसा कंट्रीज़ का एक ग्रुप होना चाहिए जो आपस में मिलकर डिसाइड करें और दोबारा इस तरीके से वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए जो है प्रयास करे करके इस तरीके से एक लेसन जो है आपको मतलब मिला। ये समझ लीजिए कि वॉर करने से सिर्फ आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, बहुत सारे और भी लॉसेस होते हैं करके, लेकिन अल्टीमेटली ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, जो पहला वर्ल्ड वॉर का जो यहाँ पर बोल सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन जो थे, यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है क्या होता है, आपका रीजन बनता है। क्योंकि जीते हुए कंट्रीज के जो लोग थे वो हारे हुए कंट्रीज पर इतना ज़्यादा सैंक्शन, इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन हरा देते हैं कि अब उनको जो है क्या होता है, उनके आत्मसम्मान की बात पर जो है आ जाती है कि जर्मनी पर इतना ज़्यादा रोक, इतना ज़्यादा उन पर जो है सैंक्शन, इतना ज़्यादा मतलब ह्यूमिलिएट कर देते हैं कि जर्मनी के लोगों को अब लगता है कि इससे अच्छा तो हमें वॉर करके मर जाना चाहिए करके। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन जो है बनता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या मिलेगा आपको, पहला तो आपको मिलेगा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके पॉइंट्स क्या क्या थे, 4-5 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों एंटर किया, ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है कि कौन से ग्रुप में जो है कौन कौन सी टीमें थी, एक है सेंट्रल पावर और दूसरा है आपका अलाइड पावर्स, इसमें से कौन कौन सी थी और इसमें कब कौन सी टीम विनर रही, कौन सी टीम हार गई, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब ये एक और चीज़ याद रखिए, ट्रिगरिंग इवेंट क्या था, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर करने के पीछे का रीजन क्या था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो रिवीजन की तरह काम आया होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा। तो ऐसे ही हम लोग नए चैप्टर्स के साथ जो है रिवीजन के वीडियोस आपके साथ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।